बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारा टॉपिक डिस्कशन है दैट इज़ द मोशन ऑफ द मास अटैच्ड टू द स्प्रिंग। ठीक है, इससे पहले हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में, और उससे पहले के डेफिनेशंस डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम ये नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ द मोशन ऑफ द मास अटैच्ड टू द स्प्रिंग। सबसे पहले आप कंसिडर करेंगे एक बॉडी ऑफ मास m दैट इज अटैच्ड टू एन इलास्टिक स्प्रिंग। ठीक है, जैसे कि इस फिगर में दिखाया गया है कि आपके पास एक बॉडी है जिसका मास m है। ठीक है, उसका एक पर्टिकुलर मास है और फिर वो एक स्ट्रिंग के साथ अटैच्ड है। ठीक है, एक इलास्टिक स्ट्रिंग या स्प्रिंग आप कह सकते हैं। ठीक है, द बॉडी मूव्स ओवर अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस। एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर ये बॉडी मौजूद है। ठीक है, वर्टिकल के ऊपर नहीं है, मतलब इट्स नॉट पेंडुलम टाइप, ये सिंपली एक स्प्रिंग है जिसके साथ एक मास अटैच्ड है, और वो मास जो है और वो जो स्प्रिंग है जो कि कनेक्टेड है जिस पोजीशन के साथ, वो सारे के सारे क्या है, वो एक ऐसी सरफेस के ऊपर है जिस जो कि बहुत ज़्यादा स्मूथ है। ठीक है, इतनी ज़्यादा स्मूथ है कि जब बॉडी उसके ऊपर मूव करेगी तो उसके ऊपर कोई भी फ्रिक्शन प्रोड्यूस नहीं होगी। ठीक है, ये हमने इसे कहा कि फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ताकि हम ये अज्यूम कर सकें कि जो बॉडी की मोशन है उसके ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसका कोई इफेक्ट नहीं है। ठीक है, तो हम बॉडी के मोशन को इजीली यहाँ पर आइडियली स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, लेट द बॉडी बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन ओ टू एन एक्सट्रीम पोजीशन पी। अब उन्होंने क्या कहा है कि आप कंसिडर करें कि जो बॉडी थी पहले क्या थी, वो एक मीन पोजीशन ओ पे थी। ठीक है, इस एक पर्टिकुलर पोजीशन ओ पे थी। ठीक है, और बॉडी को फिर डिस्प्लेस कर दिया गया है टू एन एक्सट्रीम पोजीशन पी। ठीक है, जैसे आपने ऊपर जो ये बॉल एंड बॉल वाला सिस्टम स्टडी किया था, ऐसे ही यहाँ पर भी आपने क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। द इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स ऑफ द स्ट्रिंग, सॉरी मैं स्ट्रिंग बार बार बोल रही हूँ, इट इज स्प्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग बिल्कुल ये तार टाइप होती है। ठीक है, और ये स्प्रिंग है। अच्छा, जो इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स है स्प्रिंग का, वो क्या करेगा, वो बॉडी को मूव करेगा दोबारा से मीन पोजीशन की तरफ। ठीक है, अब क्या है कि दैट यहाँ पर जो बॉडी है वो एक इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स को जो है वो चूंकि यूज करती है, तो यहाँ पर हुक्स लॉ फॉलो होता है। दैट इज जो ये रीस्टोरिंग फोर्स है दैट इज इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स। यहाँ पर के क्या है, एक स्प्रिंग कांस्टेंट है जो कि डिपेंड करेगा कि आपका स्प्रिंग किससे बना हुआ है, किस मटेरियल से बना हुआ है। ठीक है, वेरी करेगा फ्रॉम स्प्रिंग टू स्प्रिंग, स्प्रिंग की लेंथ क्या है, उसके अंदर कितना मास यूज हुआ है और ये सारा कुछ। ठीक है, एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो फोर्स जो है वो यहाँ पर क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टू द डिस्प्लेसमेंट, लेकिन जो नेगेटिव साइन है यहाँ पर वो इंडिकेट करता है कि दैट जो रीस्टोरिंग फोर्स होगी वो हमेशा क्या है, डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट होगी। ये मैं पिछले वाले टॉपिक में आपको बहुत डिटेल में ये सारा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ इस फिनोमेना को। ठीक है, तो आप वहां पर इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पर डेरिवेशन देखते हैं। अच्छा, दस मोशन द मास अटैच टू द स्प्रिंग इज सिंपल हार्मोनिक। अब देखिए ये फर्स्ट कंडीशन जो है वो यहाँ पर जो सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए थी कि दैट जो फोर्स है इट शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, एंड इसकी डायरेक्शन जो होनी चाहिए वो ऑपोजिट होनी चाहिए टू द डिस्प्लेसमेंट। तो वो वाला जो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए, वो फुलफिल हो चुकी है। ठीक है, अब क्या होता है कि दैट जब बॉडी मूव करती है टुवर्ड्स द मेन पोजीशन तो वो एक्सेलरेट करती है बिकॉज ऑफ द रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन जो है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो यहाँ पर अप्लाई हो जाता है कि दैट जो रीस्टोरिंग फोर्स होगी वो इक्वल हो जाएगी टू फोर्स इनटू एम ए। ठीक है, इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए। ठीक है, यानी फोर्स क्या है, मास और एक्सेलरेशन दोनों के इक्वल है। अच्छा, अगेन यहाँ पर जो सेकंड लॉ सेकंड कंडीशन थी सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए, दैट फोर्स शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, या आप ये कह लें कि एक्सेलरेशन शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, वो यहाँ से हम डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर फोर्स इज इक्वल टू एम ए। अच्छा, आप देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ठीक है, थर्ड इक्वेशन क्या है आपके पास, फोर्स इज इक्वल टू एम ए। तो फोर्स फोर्स कट गए। ठीक है, और ये वाली जो आपके पास थे ना इक्वेशंस, माइनस के एक्स इज इक्वल टू एम ए, वो एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि फोर्स फोर्स जो है वो कांस्टेंट है, फोर्स फोर्स यहाँ पर इक्वल होंगे तो वो निकल जाएंगे। ठीक है, अब क्या होगा कि आप यहाँ पर इक्वेशन को रीअरेंज करें तो मास उधर चला जाएगा। ठीक है, एंड इट शुड बिकम ए इज इक्वल टू माइनस एक्स ओवर के एम।
तो अब देखिए k क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है। आपको स्प्रिंग पता हो तो आपको पता होगा कि k की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। इसी तरह हमने कहा था, स्टार्टिंग में ही कहा था कि हमारी बॉडी का क्या है, एक फिक्स्ड मास है, ठीक है। हमने बॉडी का एक मास जो है वो एक फिक्स लिया है, ठीक है। तो वो मास भी कांस्टेंट है, तो ये जो पूरी वाली टर्मिनोलॉजी है ये कांस्टेंट है। तो जब हम कांस्टेंट को हटा देते हैं, निकाल देते हैं, तो ये इज इक्वल टू भी निकल जाएगा और a शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, ठीक है। यानी एक्सेलरेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में होगी। एंड यहाँ पर देखिए सेकंड कंडीशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन हम फुलफिल कर चुके हैं। सो इट मीन्स दैट जो मोशन ऑफ अ मास है अटैच टू द स्प्रिंग, वो क्या करता है, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ठीक है। जिसमें हमारे पास फर्स्ट कंडीशन that is force is directly proportional to the displacement और second condition that acceleration is directly proportional to displacement, वो दोनों फुलफिल हो रहे हैं। और यहाँ पर बॉडी क्या कर रही है, एक मेन पोजीशन और दो एक्सट्रीम पोजीशंस के बीच मूव कर रही है, ठीक है। तो ये तीनों कंडीशंस फुलफिल हो गई। तो इस तरह का मोशन जिसमें एक मास को अटैच कर दिया जाए ऑन अ स्प्रिंग और वो हॉरिजॉन्टल ही क्यों ना हो, तो वो वाला मोशन जो होता है वो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अच्छा, अब हम टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी को भी देख लेते हैं ऑफ द स्प्रिंग मास सिस्टम, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑसिलेटिंग बॉडी कैन बी गिवन बाय, किसी भी ऑसिलेटिंग बॉडी की जो एक्सेलरेशन होती है वो कैसे होती है, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, ठीक है। एंड ओमेगा जो होता है वो इक्वल हो जाता है 2 पाई एफ के, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी जो है वो हमने स्टार्टिंग में चैप्टर के पढ़ा था कि दैट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाय टी, और टी क्या था, यहाँ पे टाइम पीरियड था, ठीक है। तो ये इक्वेशन बन गई 2 पाई ओवर टी, ओके। अब आप ये ओमेगा वाली 2 पाई ओवर टी वाली टर्मिनोलॉजी यहाँ पे आप पुट करेंगे, ठीक है। तो एक्सेलरेशन शुड बी इक्वल टू 2 पाई ओवर टी, और चूंकि ओमेगा का स्क्वायर था तो आप ओमेगा का क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर माइनस साइन पहले से मौजूद था, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट है, तो माइनस साइन वहां पे रहेगा, ओके। 2 का क्या स्क्वायर होता है 4, पाई का स्क्वायर होता है पाई स्क्वायर, टी का स्क्वायर होता है टी स्क्वायर, ठीक है। 4 पाई स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर इंटू एक्स, ठीक है। ये वाली इक्वेशन आपके पास आ गई एक्सेलरेशन वाली, ठीक है। और एक एक्सेलरेशन वाली इक्वेशन आपके पास थी यहाँ से, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस एक्स ओवर के ओवर एम, ठीक है। तो अब आप इन दोनों इक्वेशंस को आमने सामने लिख लेंगे। दोनों इक्वेशन में माइनस माइनस साइन कैंसिल हो गए, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट कैंसिल हो गए, तो इट बिकम्स इक्वल टू, यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ ताकि आप लोगों के लिए लिख दूँ। यहाँ पे इट बिकम्स दैट k ओवर m is equal to 4 pi square over t square, ठीक है। अब हम t square को उधर ले जाते हैं, ठीक है, और बाकी k ओवर m वाली टर्मिनोलॉजी को इधर ले आते हैं, तो t square उधर चला गया, तो इट बिकम्स 4 pi square, ठीक है। और अब यहाँ पे k ओवर m था तो इधर आके उलट गया m ओवर k, ठीक है। अब हमें तो टाइम पीरियड चाहिए, ठीक है, हमने टाइम पीरियड निकालना है, हमने जो है वो टाइम पीरियड का स्क्वायर नहीं निकालना, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। ये स्क्वायर स्क्वायर कट गया, यहाँ पे हो गया t, ठीक है। 4 का अंडर रूट लें तो इट बिकम्स 2, पाई स्क्वायर का अंडर रूट लें तो ये बनता है पाई, ठीक है। लेकिन बाकी ये जो दोनों टर्मिनोलॉजीज थी m ओवर k, इनके ऊपर स्क्वायर रूट रहेगा क्योंकि इनके पास स्क्वायर नहीं था कि जो कि कैंसिल हो जाए, तो t बिकम्स इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m ओवर k। तो अगर आपको मास पता है अपने स्प्रिंग सिस्टम का, ठीक है, और आपको स्प्रिंग सिस्टम के k की वैल्यू पता है, तो आप 2 पाई उसमें पुट करके क्या कर सकते हैं, आप सिंपली जो है वो निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। नाउ अब हमने कहा था कि हमने टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी दोनों निकालने हैं, तो देखिए टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये इक्वेशन क्या बन जाती है, ये बन जाती है 1 ओवर एफ, ठीक है, इज इक्वल टू, आगे अगेन वही इक्वेशन होगी
2 पाई अंडर रूट m ओवर k। ठीक है, तो अब अगर हमने फ्रीक्वेंसी को ऊपर लाना है, क्योंकि हमें 1 ओवर फ्रीक्वेंसी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो हम फ्रीक्वेंसी को ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा कि मैथ का ये रूल है कि इज इक्वल टू के इस साइड आप जो करते हो इज इक्वल टू के दूसरी साइड भी आप वही करते हो। ठीक है, तो क्या होगा, क्या जब आप फ्रीक्वेंसी को ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, तो ये वाली सारी टर्मिनोलॉजीज भी ऊपर चली जाएंगी और जो ऊपर वाली हैं वो नीचे आ जाएंगी। तो ये क्या बन जाता है, फ्रीक्वेंसी ऊपर चलेगी तो 2 पाई ऊपर था, इट बिकम्स 1/2 पाई। अब यहाँ पे k नीचे था, k ऊपर चला जाता है, और m ऊपर था तो वो नीचे आ जाता है। तो फ्रीक्वेंसी के लिए ये फॉर्मूला है। ठीक है, अच्छा अब देखिए यहाँ पर आपको क्या पता चलता है, यहाँ आपको पता चलता है कि दैट टाइम पीरियड इस इक्वेशन में, दैट टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। मतलब बाकी सारी 2 पाई और k की वैल्यूज को निकाल दें तो सिर्फ m बचता है ना, तो टाइम पीरियड और m वो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, कि जैसे जैसे आप स्प्रिंग सिस्टम का मास इंक्रीज करते चले जाएंगे वैसे ही टाइम पीरियड इंक्रीज करेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी देखिए, फ्रीक्वेंट यहाँ पे बाकी सारी वैल्यूज को कांस्टेंट लें तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/m, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये एक दूसरे के। ठीक है, तो इसका मतलब अगर आप मास इंक्रीज कर देते हैं तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर जाएगी। ये मैंने आपको बहुत पहले समझाया था, ये मैंने आपको इस चैप्टर के स्टार्टिंग के लेक्चर्स में समझाया था कि दैट जैसे जैसे आप किसी भी चीज का मास इंक्रीज करोगे, ठीक है, तो वो क्या होगा, जब वजन इंक्रीज हो जाएगा तो वो ज्यादा टाइम पीरियड लेगा एक वाइब्रेशन, एक साइकिल कंप्लीट करने में। जब मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर के ये डेफिनेशन समझा रही थी, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का रिलेशनशिप समझा रही थी, तब मैंने आपको बहुत डिटेल में ये बात समझाई थी। ठीक है, लेकिन अब अगर क्या हो गया कि मास इंक्रीज हो गया तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी कि जिस फ्रीक्वेंसी से वो मूव करेंगे वो क्या होगा कि उसका कोई भी इफेक्ट, सॉरी, फ्रीक्वेंसी क्या होगी वो डिक्रीज हो जाएगी, यानी नंबर ऑफ साइकिल्स क्या हो जाएंगे वो डिक्रीज हो जाएंगे। अच्छा, on the other hand changing the length of the spring will have no effect on the time period and frequency of the spring mass system। क्यों, क्योंकि देखिए फॉर्मूला के अंदर बहुत गन मच गया, मैं पहले इसको इरेज कर दूं। टाइम पीरियड वाले फॉर्मूला के अंदर देखिए कि दैट डू यू फाइंड एनी एल वैल्यू, लेंथ ऑफ द क्या कहते हैं स्प्रिंग सिस्टम, उसकी कोई वैल्यू आपको चाहिए, यहाँ पर नहीं चाहिए। इसका मतलब लेंथ ऑफ द स्प्रिंग सिस्टम से ये सेटअप इफेक्ट नहीं होगा, ना टाइम पीरियड इफेक्ट होगा ना ही फ्रीक्वेंसी इफेक्ट होगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर फ्रीक्वेंसी में भी एल की कोई भी वैल्यू नहीं है। तो अगर आपको ये क्वेश्चंस आ जाते हैं ना कि दैट व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ डबलिंग द लेंथ ऑफ द मास स्प्रिंग सिस्टम, ठीक है, ऑफ द स्प्रिंग ऑफ द मास स्प्रिंग सिस्टम, तो उसका क्या इफेक्ट होगा टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी पे, तो आप क्या लिखेंगे, आप सिंपली ये फॉर्मूलाज लिखेंगे और आप कहेंगे कि देखिए इस फॉर्मूला के अंदर लेंथ वाला कोई फैक्टर है ही नहीं, तो बेशक आप लेंथ को डबल कर दें, ट्रिपल कर दें, लेंथ को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दें, तो ना टाइम पीरियड पे कोई इफेक्ट होगा ना फ्रीक्वेंसी पे कोई इफेक्ट होगा ऑफ द मास स्प्रिंग सिस्टम। ठीक है, इसके बाद हम सिंपल पेंडुलम को स्टडी करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको ये पिछले टॉपिक समझ आना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, सो अगर आपको नहीं समझ आती तो बार बार इन वीडियोस को देखिए, फिर भी अगर आपको नहीं समझ आती तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल, आप जो है वो कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, और जो स्टूडेंट्स मुझसे ऑनलाइन ट्यूशन ले रहे हैं वो मुझसे अपनी ट्यूशन की क्लास में ये पूछ सकते हैं। ठीक है, तो होप सो ये आपको समझ आ जाएगा। फिर हम इसी तरह सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी अगेन वो देखेंगे, और फिर वहां पे देखेंगे कि लेंथ और मास वगैरह वो क्या इन्वॉल्वमेंट है उनकी। ओके, फिर डैम्पिंग और वेव्स एंड देयर टाइप्स ये हम विद टाइम स्टडी करते चल जाएंगे। ये चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर ना ये डेरिवेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन से ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया था ताकि ये वाला क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि अगर आप जो है वो लेंथ इंक्रीज कर देते हैं, लेंथ डबल कर देते हैं स्प्रिंग की, तो मैथ स्प्रिंग सिस्टम पे क्या इफेक्ट होगा उसकी फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड पे। तो इस तरह के क्वेश्चन आपने जो है वो उनके लिए रेडी रहना है और उनकी प्रैक्टिस करनी है। इसी तरह आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर आप मैथ्स को डबल कर देंगे, ठीक है, तो उसका क्या इफेक्ट होगा टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी पे। तो देखिए, तो टाइम पीरियड क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा अगेन, और फ्रीक्वेंसी अगेन डिक्रीज कर जाएगी। क्यों, क्योंकि इनवर्सली और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली सिचुएशंस आ जाती हैं दोबारा से।